गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 9 अप्रैल 2021। रात के बज रहे हैं 1 और लेट नाइट स्टडीज़ चल रही हैं फ्रेंड्स। और इसी लेट नाइट स्टडीज़ में एक बेहद ख़ास सेशन जो आज से तकरीबन 4 महीने पहले हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था। बट इस पर्टिकुलर सेशन की मांग बार बार होती रही, जो हमारे उसके बाद के रेगुलर सेशंस आए उनमें। बेसिकली आप में से अगर कोई ऐसा है जो इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर है, तो तुरंत का तुरंत ये वीडियो छोड़ दीजिए ब्रदर, ये आपके लिए नहीं है। ये चैनल और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। एक अपने लाइव सेशन के दौरान हम लोगों ने एक आधे घंटे का सेशन किया था, एक स्टडी की थी बेसिकली, जिसके अंदर 13 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे अपने व्यूअर्स के साथ में कि वो कौन से 13 नियम हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग स्टॉक्स ढूंढते हैं। और इन्हीं 13 नियमों के आधार पर हम लोगों ने जो स्टॉक्स ढूंढे थे फ्रेंड्स, उसमें आईजीएल, एमजीएल, अदानी गैस, रेडिको खेतान, एसोसिएटेड अल्कोहल, एप्पल, गैलेक्सी, एम्बर, एक्रेसिल, जितने भी अपने मल्टी बैगर शेयर्स हैं, 2 गुने 3 गुने जिन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, एम्बर इंटरप्राइजेस, वो सारे के सारे शेयर्स इन्हीं 13 नियमों के आधार पर ही ढूंढे गए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि वो किसी एक लाइव सेशन के अंदर हम लोगों ने किया और वो उसके अंदर पड़ा हुआ था। बाद में कई बार हम लोगों से पूछा गया कि सर ये 13 रूल्स जो हैं इनको दोबारा से बता दीजिए। तो आज का ये सेशन हम लोग इन्हीं 13 नियमों के इर्द गिर्द घुमाएंगे। इस पूरे सेशन के दौरान आपको बताएंगे कि ये 13 रूल्स वो कौन से हैं कि अगर आप इन 13 नियमों का इस्तेमाल करते हैं और इनके आधार पर अगर आप एक स्टॉक फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो 95% टाइम, 100 में से आउट ऑफ 100 95% टाइम आप मल्टी बैगर स्टॉक्स तक पहुंच जाएंगे। ये नियम बेसिकली बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे, कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं होगा इसके अंदर। ये आपको एक बेस देगा, इस बेस के बाद फर्दर आप इसके ऊपर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखें। विद इन 2 और 3 मंथ्स आप अगर इन प्रैक्टिस को लगातार करते रहेंगे और इन्हीं के आधार पर अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, तो आप भी वही स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे जो कोई भी एक बड़ा म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करता है। और आप लोगों को पता है, जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका रिटर्न कितना इफेक्टिव होता है। ओके, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। 13 पॉइंट्स होंगे। माफ़ कीजिएगा, अनहेल्दी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, 13 पॉइंट्स, और ये है पर्टिकुलर वो 13 पॉइंट्स। ठीक है, बिजनेस मॉडल, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, डेट, मार्जिन, बुक वैल्यू, वैल्यूएशंस, प्लेजिंग, प्लेजिंग 2 बार आ गया है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, देन रेशियो, पियर, मार्केट कैप, लिक्विडेशन, सेक्टर, चार्ट पैटर्न। ओके, अब एक एक पॉइंट्स को हम बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। नाउ सबसे पहली चीज़ है बिजनेस मॉडल। ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो बाकी के सारे नियमों पर भारी है। अगर आप कोई कंपनी बाई करना चाहते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक आप बाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप स्टॉक नहीं बाई कर रहे होते हैं, आप एक बिजनेस बाई कर रहे होते हैं। आपने रेडिको खेतान अगर बाई किया, तो आपने रेडिको खेतान का शेयर नहीं बाई किया, आपने उस दारू की फैक्ट्री का बिजनेस पूरा बाई किया। अब अगर वो दारू कंज्यूम नहीं हो रही, अगर मान लीजिए पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाती है और आप रेडिको खेतान बाई करेंगे, तो क्या आपका शेयर चलेगा? आंसर है नहीं। अगर देश के अंदर कोरोना लागू है और कोरोना की वजह से लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं, मूवीज़ नहीं देख रहे हैं, और अगर आप ऐसे समय में पीवीआर को बाई करते हैं या आइनॉक्स को बाई करते हैं, तो क्या आपको रिटर्न मिलेगा? आंसर है नहीं। इसीलिए जो सबसे पहली चीज़ आपको सेलेक्ट करनी चाहिए किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले, वो है उसका बिजनेस मॉडल। जो कंपनी आप बाई करने जा रहे हैं वो कंपनी क्या बनाती है, किस तरह की सर्विसेज देती है, जो वो सामान बनाती है वो लोग कंज्यूम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो वो सर्विसेज देती है वो सर्विसेज आज की डेट में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिसाल के लिए अगर कंपनी नोकिया का फ़ोन बनाती है और आप आज की डेट में नोकिया का स्टॉक बाई करने के लिए जाइए, तो ये एक मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अब नोकिया के फ़ोन्स नहीं चल रहे हैं, अब सैमसंग चल रहा है, आईफोन चल रहा है। तो आपको अगर स्टॉक्स बाई करने चाहिए तो सैमसंग, एप्पल्स बाई करने चाहिए बजाय नोकिया बाई करने के। पहली चीज़ किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई करने से पहले जो आपको देखना चाहिए वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल। ये कंपनी क्या करती है, जो करती है क्या वो भविष्य में चलने वाला है या नहीं। अब मिसाल के लिए हम आपको बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देते हैं। हॉकिंस का कुकर, वो हमारे दादा परदादा के टाइम से चल रहा है, हमारे फादर मदर के टाइम भी चल रहा था और हमारे टाइम भी चल रहा है। और हॉकिंस का आप जब फंडामेंटल्स उठा के देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी शानदार है। सेम एज इट इज़ एशियन पेंट्स 50 साल पहले से चल रहा है, आज भी चल रहा है। बाटा 50 साल पहले से चल रहा है, आज भी चल रहा है। बिल्कुल नए बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं? गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, आईजीएल, एमजीएल, अदानी गैस, लिखिता, गुजरात गैस। सेकंड,
ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां पर कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, एफल इनका है, ऑन मोबाइल ग्लोबल। ठीक, सो बिजनेस मॉडल देखना सबसे ज़रूरी है। अगर आपने बिजनेस मॉडल सेलेक्ट कर लिया तो ये समझिए कि आप ऑलरेडी आधी बैटल जीत चुके हैं। नाउ बिजनेस मॉडल के बाद अब हम शुरू करते हैं सेकंड चीज़, टॉप लाइन बॉटम लाइन। आमतौर पर आप सुनते होंगे टॉप लाइन बॉटम लाइन। क्या होती है टॉप लाइन बॉटम लाइन? सीधे बीएससी की साइट पर चले आइए। बीएससी की साइट पर आने के बाद फाइनेंशियल्स में जाइए, फाइनेंशियल्स में रिजल्ट्स क्लिक करिए और एनुअल ट्रेंड्स। टॉप लाइन का मतलब है किसी भी बैलेंस शीट का ऊपरी हिस्सा, बैलेंस शीट का ऊपरी हिस्सा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का क्या होता है? टॉप लाइन। टॉप लाइन का मतलब है कंपनी का धंधा। कोई भी कंपनी लंबे समय तक बिजनेस में तभी सर्वाइव कर सकती है जब उसका धंधा साल दर साल बढ़ रहा है। क्यों? महंगाई साल दर साल बढ़ रही है। अगर कंपनी एक साल 100 गाड़ियां बेचती है, अगले साल भी 100 गाड़ियां बेच रही है, उसके अगले साल भी 100 गाड़ियां बेच रही है, तो कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक धंधे में टिक नहीं पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी अगर एक साल 100 गाड़ियां बेचती है तो अगले साल 110 गाड़ियां बेचे, उसके अगले साल 120 गाड़ियां बेचे, उसके अगले साल 130 गाड़ियां बेचे। इसे हम टॉप लाइन कहते हैं। कंपनी का टॉप लाइन लगातार साल दर साल बढ़ते रहना चाहिए। 5%, 10%, 15%, जिस भी ग्रोथ से बढ़ रहा हो बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप लाइन एक साल तो अचानक से 2 गुना हो जाती है और अगले साल फिर आधी रह जाती है, उसके अगले साल फिर 3 गुना हो जाती है। ऐसा होना हमेशा खराब मैनेजमेंट की निशानी है। कंपनी का टॉप लाइन हमेशा धीरे 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 बढ़ते रहना चाहिए। नाउ अगर टॉप लाइन कंपनी का धंधा दिखाती है तो बॉटम लाइन क्या दिखाती है? कंपनी का प्रॉफिट। जैसे जैसे कंपनी का धंधा बढ़ता है वैसे ही वैसे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते रहना चाहिए। अगर कंपनी का धंधा बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? कि कंपनी का जो खर्च है कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, अपने खर्चों को नहीं संभाल पा रही। अगर कंपनी अपने खर्चों को नहीं संभाल पा रही है, अपने प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी हमारे लिए क्या प्रॉफिट जनरेट करेगी, एक स्टॉक होल्डर के लिए। इसीलिए कंपनी का टॉप लाइन और कंपनी का बॉटम लाइन कॉन्टिन्यूअसली बढ़ना जरूरी है। अगर किसी भी स्टॉक में कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन अचानक से बढ़े, 2 गुना या 3 गुना हो जाए, तो ये खराब है। सेकंड चीज, कभी भी कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर मत देखिएगा, हमेशा इसे एनुअलाइज्ड बेसिस पर देखिएगा, यानी साल दर साल की दर से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, खैर उसको जाने दीजिए, स्टैंड अलोन या फिर कंसोलिडेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि स्टैंड अलोन में देखने की। ओके, देन डेट। अगर आप वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो बैंकरप्ट हुई कंपनीज हैं, अगर उनका मैक्सिमम डाटा आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर कंपनियों की बैंकरप्सी के पीछे एक मुख्य वजह कंपनियों का डेट है। नाउ इस वजह से आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई कंपनी आप पढ़ रहे हैं तो उस कंपनी में डेट ये हमेशा मिनिमम होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि डेट कितना मिनिमम होना चाहिए और डेट को किससे कंपेयर करना चाहिए। अलग अलग लोग डेट को अलग अलग तरह से कंपेयर करते हैं। ज़्यादातर मार्केट के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो कंपैरिजन आता है, बट हम इसे थोड़ा सा और आसान करते हैं। screeners.in की वेबसाइट पर आप जाएंगे, जो भी आप कंपनीज पढ़ना चाहते हैं उस कंपनी को आप सर्च में डाल दीजिए, आपको कंपनी मिल जाएगी। देन पीयर कंपैरिजन में सीधे चले आइए, जैसे हम इस समय इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को देख रहे हैं। इसका पर्टिकुलर डेट, हमेशा ध्यान रखिए, डेट का मतलब है उधार। उधार आदमी किस चीज़ से चुकाता है आमतौर पर? बिल्कुल इसको साधारण रखिए लेमैन लैंग्वेज में। उधार चुकाता है आदमी जो उसकी जेब में पैसा होता है, ठीक है, यानी कैश रिजर्व। हमेशा कंपनी का डेट कंपनी के कैश रिजर्व के साथ कंपेयर करिए। कभी भी कंपनी का डेट कंपनी की इक्विटी कैपिटल के साथ कंपेयर मत करिए। ये हमारा अपना नज़रिया है, आपको करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और आप सीखना चाह रहे हैं तो हम ये करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कंपनी अगर अपना उधार चुकाएगी तो सबसे पहले अपने कैश रिजर्व से चुकाएगी। इसलिए कंपनी का जो उधार है वो कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में आमतौर पर आधा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा नहीं। अगर आधे से ज़्यादा है तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अगर बराबर है कंपनी का कैश रिजर्व और कंपनी का डेट तो ये घबराने वाली बात है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप मार्केट के अंदर जम के स्टडी कर रहे हैं तो आपको ऐसी हज़ारों कंपनियां मिलेंगी जिनका डेट कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में कम होगा, ठीक। सो द नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी का जो डेट है वो कंपनी के कैश रिजर्व से आधा होना चाहिए। नाउ इसके बाद है कंपनी का मार्जिन्स, किसी भी कंपनी का। नाउ क्या होता है मार्जिन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्जिन का मतलब है कि जो हम धंधा करते हैं उस धंधे पर हम कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नाउ ध्यान से समझिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो 100 रुपए का धंधा करती है और बी कंपनी है वो भी 100 रुपए का धंधा करती है। ए कंपनी 100 रुपए का धंधा करके 30 रुपया प्रॉफिट कमाती है, बी कंपनी 100 रुपए का धंधा करके 10 रुपए प्रॉफिट कमाती है। दोनों में से बेहतर कौन है? ए कंपनी। तो हम कहते हैं कि ए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 30% है, बी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10% है। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि 100 रुपए का धंधा करके एक कंपनी 30% प्रॉफिट कमा रही है, दूसरी कंपनी 10% प्रॉफिट कमा रही है, यानी पहले वाली कंपनी दूसरे वाली कंपनी की तुलना में कहीं बेहतर है, ज़्यादा मेहनत कर रही है, अपने खर्चों को कंट्रोल किए हुए है। इसलिए जब भी आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करें निवेश करने के लिए, तो कंपनी के मार्जिन्स, जिनमें स्पेशली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है? अपने ऑपरेशन से कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रही है, कहीं अलग से किसी से उधार लेके नहीं, हाँ, अपने ऑपरेशन से कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग है। हम अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में बताएं तो आमतौर पर 10% से ऊपर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो वो बढ़िया है। अब इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो स्टैटिक रहे या बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहे। जैसे आप देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% से बढ़कर 23% ऑलमोस्ट स्टैटिक है पिछले 5 सालों में। तो इसका मतलब है कि कंपनी जब भी 100 रुपए का धंधा कर रही है तो 23 रुपए कंपनी बचा के रख रही है। ये एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ का संकेत है कि कोई ऐसी कंपनी जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रखे हुए, इसका मतलब है कि कंपनी जिस भी तरह के धंधे में है वो उस धंधे में लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं, ये है अगला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन के बाद बुक वैल्यू। नाउ बुक वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी को अगर आज की डेट में आप पूरा का पूरा बेच दें, दोबारा सुनिएगा, किसी भी कंपनी को आज की डेट में अगर आप पूरा का पूरा बेच दें और उस कंपनी का जो भी उधार है वो पूरा चुका दें, उस पूरे उधार को चुकाने के बाद अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो उस एक शेयर के बदले में आपकी जेब में कितना पैसा आना चाहिए, ये उस कंपनी का बुक वैल्यू होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू लगातार घटता जा रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी वीक है। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी स्ट्रांग है। तो जो भी कंपनी आप बाय करने के लिए ढूंढते हैं उस कंपनी का बुक वैल्यू साल दर साल की दर से देखिए कि या तो वो स्टैटिक होना चाहिए या धीरे धीरे बढ़ता हुआ होना चाहिए, तभी वो कंपनी निवेश के लायक एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। बुक वैल्यू के बाद में है वैल्यूएशंस। नाउ वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस वैल्यूएशन के अंदर आपको हम सीधे सीधे बताते हैं जिस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट इज पी रेशियो। नाउ पी रेशियो क्या है? प्राइस टू इक्विटी रेशियो। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। 100 रुपए की चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट में आप कितने रुपए देने को तैयार हैं? 100 रुपए, हद से हद है 110 रुपए, 120 रुपए। 100 रुपए की चीज़ को खरीदने के लिए आप 200 रुपए या 300 रुपए तो नहीं देंगे ना। इसी को पी रेशियो कहते हैं। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि 100 रुपए की चीज़ को खरीदने के लिए आप 200 रुपए देने को तैयार हैं। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 3 है तो इसका मतलब है कि 100 रुपए की चीज़ को खरीदने के लिए आप 300 रुपए देने को तैयार हैं। ध्यान रखिए, पीई रेशियो ये बताता है कि 100 रुपए की चीज़ को देने के लिए आप कितना, 100 रुपए की चीज़ को खरीदने के लिए आप कितना पैसा देने को तैयार हैं। ये वैल्यूएशन है। आमतौर पर अलग अलग सेक्टर्स के वैल्यूएशंस अलग अलग होते हैं। जैसे एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर पी रेशियो आपको हमेशा हाई मिलेगा, ये शेयर्स आपको हमेशा महंगे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर पी रेशियो आपको बिल्कुल सस्ता मिलेगा, हमेशा कम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पी रेशियो, कितने पी को हम ये कह सकते हैं कि ये सस्ता है और कितने पी को हम कहेंगे ये महंगा है। तो आमतौर पर 10 से 30 के बीच में अगर पी रेशियो होता है तो ये कहा जाता है कि कंपनी सस्ती है। 30 से 60 तक कंपनी फेयर वैल्यूएशंस पर है, 60 से 100 कंपनी महंगी है। तो सिंपल चीज़ है, आप बीएससी की साइट खोलिए, बीएससी की साइड में पी आपको यहाँ पर दिख जाएगा किसी भी कंपनी का, ठीक है। अगर ये 1 से 30 के बीच में है तो आपके लिए बढ़िया है, 30 से 60 है तो फेयर वैल्यूएशन है, 60 से ऊपर है तो फिर कंपनी थोड़ी सी महंगी है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके,
ये है वैल्यूएशंस। देन वैल्यूएशंस में फिर आगे जाएंगे तो आपको पीजी रेशियो और बहुत कुछ मिलेगा, बट यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है प्लेजिंग। नाउ प्लेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्लेजिंग का मतलब है कि गिरवी रखना। अब अगर किसी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के शेयर्स को गिरवी रख रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी माली हालत खराब है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, इसीलिए वो शेयर्स गिरवी रख रहा है। अगर जेब में पैसे होते तो शेयर्स गिरवी क्यों रखता? तो माली हालत खराब है, इसलिए वो कंपनी के शेयर्स गिरवी रखने को मजबूर है। कोशिश करिए कि जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करते हैं उस कंपनी के शेयर्स प्लेज नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप आईजीएल को अभी आज की डेट में मनी कंट्रोल पे आप जाएंगे, फर्स्ट जो पेज खोलेंगे आप कंपनी के बारे में, वहाँ आपको नीचे यहाँ पर प्लेजिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके अंदर देखिए कि परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्लेज्ड निल हैं, इसमें शेयर्स में प्लेजिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। तो प्लेजिंग शेयर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेजिंग हुई तो फिर मुश्किल है ये, ठीक है। ये सेम चीज़ आपको screeners.in में भी मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर कॉलम होता है इसमें प्लेजिंग का, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा गलत नहीं होता, मतलब क्या शेयर्स को गिरवी रखना हमेशा गलत है? हमेशा गलत नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि प्रमोटर्स को कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो अपने कुछ शेयर गिरवी रख देते हैं, बाद में पैसा मिल जाता है, देन कंपनी को बड़ा बनाते हैं, कंपनी से प्रॉफिट कमाते हैं, उसी प्रॉफिट से अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़वा लेते हैं। तो हमेशा प्लेजिंग बुरी नहीं होती, बट चूंकि आप बिल्कुल नए हैं, कंपनीज अभी अभी पढ़नी शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि प्लेजिंग वाली कंपनीज अवॉइड करिए। मार्केट में करोड़ों कंपनीज ऐसी हैं जिनमें प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है और फंडामेंटल्स स्ट्रांग आपको मिल जाएंगे। तो जब अवेलेबल है शेयर्स अच्छे तो फिर क्यों जाना प्लेजिंग में। देन कम्स रेशियोज। नाउ रेशियोज क्या है? सेम वही जो हम अभी बात कर रहे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरह ही रेशियोज होते हैं। नाउ ये रेशियो क्या है? इंपॉर्टेंट है रेशियोज, और इन रेशियोज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिटर्न। किस पर रिटर्न? उस अमाउंट पर रिटर्न जो मार्केट में लगाया गया है। ना कौन सा अमाउंट मार्केट के अंदर लगाया गया है? किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए मार्केट में थोड़ा, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर थोड़ा पैसा लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब जो मार्केट में जो उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया है, उस बिजनेस पर वो, उस इन्वेस्टमेंट पर वो बिजनेस कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये रेशियो के द्वारा दर्शाया जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओसीई जिसे हम कहते हैं। नाउ ये आरओसीई ये तय करता है कि आपका स्टॉक भविष्य में मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा। ये रोस पर और आरओई पर डिपेंड करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या करना चाहिए आपको? सीधी अगेन सेम वही चीज़ है, मनी कंट्रोल खोलिएगा, आपको सीधा सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आरओसीई मिल जाएगा। हमेशा कोशिश करिए कि ऐसी कंपनी सेलेक्ट करिए जिनका आरओसीई या तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ हो या फिर ऑलमोस्ट स्टैटिक हो। 20 से 30 40 के आसपास अगर आपको आरओसीई मिल जा रहा है किसी भी कंपनी का और वो स्टैटिक है साल दर साल की दर से, तो ये समझिए कि आपके हाथ एक जैकपॉट या एक मल्टी बैगर स्टॉक लगा है। नाउ रेशियोज के बाद इंपॉर्टेंट है पीयर्स। नाउ पीयर्स क्या है? पीयर्स का मतलब है कि एक ही सेक्टर में लड़ाई लड़ने वाली दूसरी कंपनियां। अगर आपने एक कंपनी सेलेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की, और अगर उसी सेक्टर की एक दूसरी कंपनी अवेलेबल है जिसके फंडामेंटल्स उससे बेहतर हैं, तो आप चूंकि नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आप हो सकता है कि वो कमज़ोर कंपनी खरीद लें। मार्केट के दूसरे प्लेयर्स जो सारी कंपनियां पढ़ते हैं वो उनमें से सबसे बेहतर कंपनियां बाय करेंगे। इसी वजह से आप देखिए कि टायर सेक्टर की एट ए टाइम 4 कंपनियों में से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सबसे पहले चलनी शुरू करती है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का रनअप सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। बट जेके टायर बहुत देर में चलता है, धीरे धीरे चलता है। अपोलो टायर उससे देर में चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही इंडस्ट्री का बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फंडामेंटल्स कहीं ज़्यादा अच्छे लिए हुए हैं और उसके पीयर्स जो हैं जेके टायर और अपोलो टायर, उनके फंडामेंटल्स इतने बढ़िया नहीं है, इसलिए वो धीरे चलते हैं। तो जब आप एक कंपनी पढ़ते हैं तो उसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज को भी आपको एक नज़र देख लेना चाहिए कि कहीं उनके पीयर्स उससे बेहतर तो नहीं है। देन कम्स मार्केट कैप। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम में से ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं, नए नए आते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी शेयर को हमेशा उसका रेट डिस्कस करते रहते हैं कि भाई इंद्रप्रस्थ आईजीएल है तो 500 पर है, 500 पर खरीदा मैंने और 600 पर बेच दिया। कभी भी कंपनी अपने रेट से डिस्कस नहीं करनी है, हमेशा कंपनी को डिस्कस करना है उसके मार्केट कैप के आधार पर। नाउ क्या होता है मार्केट कैप? फ्री फ्लोटिंग शेयर को उसके रेट से अगर गुणा कर दीजिए तो मार्केट कैप निकलता है। अब देखिए कितना कठिन है ना सुनने में, हम इसको आसान बना के पेश करते हैं। जैसे एक बच्चे की उम्र होती है, हम कहते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि 6 साल का एक बच्चा, आप तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे कि आमतौर पर कितना बड़ा होगा। हम कहते हैं 12 साल का बच्चा, आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कितना बड़ा होगा। फिर हम कहते हैं 25 साल का, और फिर हम कहते हैं 40 साल का।
तो आपकी नज़र में तुरंत आ जाता है कि 6 साल का कितना बड़ा होता है, 12 साल का कितना बड़ा होता है, 18 साल का कितना बड़ा होता है, 40 साल का कितना बड़ा होता है, हो जाता है। सेम यही काम होता है मार्केट कैप के साथ। अगर हम आपसे कहें कि 500 करोड़ का मार्केट कैप, तो इसका मतलब समझिए कि बिल्कुल छोटा बच्चा 2-3 साल का। अगर हम कहते हैं 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये समझिए कि 12 से 14 साल का बच्चा। अगर हम कहते हैं 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये समझिए कि 18 साल का बच्चा। और अगर हम कहें कि 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये समझिए फिर 25-30 साल का बच्चा। अब मार्केट कैप के आधार पर बच्चे की उम्र को कंपेयर करिए। छोटे बच्चे के ऊपर अगर आप दांव लगाते हैं तो वो बड़ा होकर कितना समझदार निकलेगा, इस बात की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। वहीं बड़ा 40 साल का एक बच्चा, आपको ऑलरेडी मालूम है 40 साल का आदमी कि वो कितना समझदार है, आप उसके ऊपर दांव लगा सकते हैं, ठीक। बट मल्टी बैगिंग जब आप कर रहे होते हैं तो हमेशा आपको छोटी कंपनियों पर दांव लगाना होता है। इसीलिए कंपनीज मल्टी बैगर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको कभी भी 40 साल पर मल्टी बैगर मिलने की संभावनाएं कम है। आपको हमेशा छोटे बच्चे पर दांव लगाना होगा, यानी छोटी कंपनियों पर। इसीलिए जब भी आप मल्टी बैगर कंपनियां ढूंढते हैं तो मार्केट कैप देखिए उनका, छोटी कंपनियां उठाइए 100 से 500 करोड़ के बीच में। और जब आप थोड़ा थोड़ा और अभ्यस्त हो जाएं इसमें और तजुर्बा आपका हो जाए तो आप 100 करोड़ के अंदर भी जा सकते हैं। 20-30 करोड़ की कंपनीज अगर आप उठाते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ के अगर 100, 200, 300 करोड़ भी हो जाती हैं तो आपका पैसा 10 से 20 गुना हो जाएगा, ठीक है। सो मार्केट कैप इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी को आज से नियम मान लीजिए कि कभी भी उसको उसके रेट से डिस्कस मत करिएगा। कंपनीज को हमेशा उनके मार्केट कैप से डिस्कस करिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बेसिकली वो लैंग्वेज है जो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देन कम्स लिक्विडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लिक्विडेशन का रिलेशन है मार्केट कैप से ही। जो छोटी कंपनियां होती हैं वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होती। एक दिन में कहीं 1,000 शेयर, 2,000 शेयर, 3,000 शेयर ऐसे ट्रेड होते हैं इनके। तो जब भी कभी आप किसी भी कंपनी को बाय करें या कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं वो बाय करने के लिए, तो ये ज़रूर देखें कि कंपनी लिक्विड है या नहीं है। इसकी वजह क्या है? छोटी कंपनियां इलिक्विड होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनियां बाय करने जाएंगे और वो कंपनी के 200-300 शेयर हर दिन ट्रेड होते हैं, सर्किट में चली जाती है, आपको खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा। सेम वैसा ही है, आप जब बेचना शुरू करेंगे तो आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी अगर कंपनीज बाय करने की कोशिश करते हैं या पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि कंपनी के आम तौर पर कितने शेयर पर डे ट्रेड होते हैं। लिक्विडेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बेचना चाहेंगे और कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो आप अपना माल हटा नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी का लिक्विडेशन ज़रूर देखें। 12वां पॉइंट है सेक्टर। नाउ सेक्टर बिजनेस मॉडल से सीधा रिलेटेड है। क्यों ज़रूरी है सेक्टर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक चीज़। नाउ सेक्टर क्यों ज़रूरी है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। आज की डेट में जब कोविड चल रहा है, हम आपसे कहते हैं पीवीआर बाय कर लीजिए, आप पीवीआर बाय कर लीजिए, हम बाय करते हैं थायरोकेयर। दोनों में से किसको रिटर्न जल्दी मिलेगा? आंसर है थायरोकेयर को। क्यों? क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है इस समय, उसमें फार्मा सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। फार्मा सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो थायरोकेयर बढ़िया चलेगा, तो हमको रिटर्न जल्दी मिलेगा। मतलब है कि फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसीलिए 12वां पॉइंट है सेक्टर आइडेंटिफाई करना। सेक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जिस समय जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उस समय उस सेक्टर के स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप आज की डेट में सोचें कि हम पीवीआर और आइनॉक्स जैसी कोई कंपनीज आइडेंटिफाई कर लें, या आप अगर अभी मल्टीबैगर ढूंढना चाह रहे हैं और आप सोचें कि चलो होटल इंडस्ट्री में से हम कोई शेयर उठाते हैं, तो कोरोना की हालत जिस तरह की है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई घूमने नहीं जा रहा है, होटल इंडस्ट्री चौपट हुई पड़ी है, और आप सोचें कि ऐसे समय में आप होटल इंडस्ट्री में कोई मल्टीबैगर ढूंढेंगे, तो आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेक्टर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, होटल इंडस्ट्री में आपको मल्टीबैगर हो सकता है मिल जाए, बट वो रिटर्न देगा आपको 10 साल के बाद। लेकिन अगर आप फार्मा का कोई एक स्टॉक ढंग का पकड़ लेंगे तो वो आज की सिचुएशन में आपको 2 साल के अंदर ही रिटर्न दे देगा। इसलिए सेक्टर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि किस समय मार्केट में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर का मल्टीबैगर आपको जल्दी पैसा बनाकर देगा। इसलिए सेक्टर पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। सेक्टर के बाद देन लास्ट है चार्ट पैटर्न। नाउ सब कुछ अगर आप अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं 12 पैमानों पर, लास्ट में अगर आप टेक्निकल्स नहीं देखते, अगर आप चार्ट नहीं देखते, तो होगा क्या? आप कोई डाउन ट्रेंड का शेयर बाय कर लेंगे, और जब आप डाउन ट्रेंड का शेयर बाय करेंगे तो वो शेयर आपको रिटर्न देने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, बजाय
अप ट्रेंड का शेयर बाय करने के। इसीलिए ध्यान रखिए कि फंडामेंटल्स आपको ये बताता है कि आपको क्या खरीदना है, टेक्निकल्स आपको ये बताता है कि आपको कब खरीदना है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स के आधार पर बाय करेंगे तो रिटर्न कमाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स भी शामिल कर लेंगे तो आप आधे से भी कम टाइम में दुगने से ज़्यादा रिटर्न कमा सकेंगे। इसीलिए ध्यान रखिए, जब आप फंडामेंटल्स स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ टेक्निकल्स भी स्टडी कीजिए। तो ये 13 वो पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स का हम लोग भरसक इस्तेमाल करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। और यकीन मानिए कि ये 13 पॉइंट्स आपको अभी कठिन लग रहे होंगे, जब आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आपको एक कंपनी स्टडी करने में 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और अगर आप 5 से 10 कंपनी स्टडी करते हैं तो आपको एक आध उसके अंदर बहुत ही शानदार कंपनी मिल जाएगी। और अगर आप 10 शानदार कंपनी ढूंढ लेते हैं तो उसमें से एक मल्टी बैगर तो आपको मिलेगी जो मिनिमम 2 से 3 गुने का रिटर्न देगी, ठीक। एक बार दोबारा से समराइज कर देते हैं। बिजनेस मॉडल ज़रूर देखिए कि कंपनी क्या करती है, क्या धंधा करती है, क्या बनाती है, कौन सी सर्विसेज देती है। कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन, यानी धंधा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बॉटम लाइन का मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। डेट, कंपनी का उधार कितना है और उधार कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में आधा ही होना चाहिए। मार्जिन्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा हो और ऑलमोस्ट स्टैटिक रहना चाहिए या धीरे धीरे बढ़ता हुआ होना चाहिए। बुक वैल्यू, कंपनी की बुक वैल्यू या तो स्टैटिक हो या फिर धीरे धीरे बढ़ रही हो। देन वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रोस। प्लेजिंग, कंपनी का जो शेयर है वो प्लेज नहीं होने चाहिए। रेशियोज, कंपनी के आरओसी बढ़िया होना चाहिए। पीयर्स, कंपनी अपने सेगमेंट में अपने दूसरे जो भी विरोधी हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करनी होनी चाहिए। मार्केट कैप, छोटी कंपनी सेलेक्ट करिए 100 से 500 करोड़ के बीच में अच्छी कंपनीज, और मार्केट कैप कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही हो तो और भी अच्छा है। लिक्विडेशन, कोशिश करिए ऐसी कंपनीज बाय करने की जो लिक्विड हो, इलिक्विड ना हो, जिनके ज़्यादा स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड होते रहते हों। सेक्टर, जो सेक्टर करंटली परफॉर्म कर रहा है या आगे आने वाले समय में जो सेक्टर बढ़िया परफॉर्म करेगा उसका स्टॉक होना चाहिए। एंड देन लास्ट, चार्ट पैटर्न। चार्ट्स कंपनी के अच्छे होने चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये था फ्रेंड्स आज का एक छोटा सा सेशन। हमने कोशिश की है इसको छोटा रखने की, फिर भी आई गेस तकरीबन 27 मिनट्स हो गए हैं। ये सेशन हमेशा पड़ा रहेगा यहाँ पर, जब भी आपको देखना हो आप आकर देख सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शंस के 13 नियम, जितना आसान रखना था फ्रेंड्स उतना हमने आसान करने की कोशिश की है। इससे सिंपल लैंग्वेज में अब हम और नहीं कर सकते थे। बाकी लाइव सेशंस में अगर आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग हर दिन यही 13 नियम ही डिस्कस करते हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर ही स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और इन्हीं में थोड़ा थोड़ा फेरबदल करते रहते हैं। बस ये एक बेसिक है, इस बेसिक पर आप अगर थोड़ा सा भी काम करें तो हमने अपने 8 साल के तजुर्बे में पाया है कि मल्टी बैगर्स स्टॉक खोजे हैं हमने। अदानी गैस जैसे 10 गुना तक के रिटर्न देने वाली कंपनियां इसी नियमों के आधार पर, एफल थायरोकेयर जैसी कंपनीज 5 से 6 गुना, आईजीएल जैसी कंपनीज 4 से 5 गुना रिटर्न देने वाली इन्हीं नियमों के आधार पर खोजी हैं। आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ चाहिए फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स। अपने कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताइए कि क्या ये सेशन आप लोगों के लिए लाभदायक है। इनमें से कोई ऐसा नियम जो आज तक आप फॉलो नहीं कर रहे थे और भविष्य में फॉलो करेंगे, अगर इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो अपने कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले सेशंस में आपके उन जो भी डाउट्स हैं उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का बहुत ध्यान रखिए और कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिए। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।